chapter atomic structure, and in today's video lecture we are going to talk about two very important concepts, that is the wave theory and the quantum theory given by Planck. Before we delve into the wave theory, we are going to look at certain basic terminology, certain key terms that we would be requiring. Okay? So the first term is frequency, then wavelength, time period, amplitude and wave number. Clear? So to understand frequency, first let's look at the term oscillation. Okay, one oscillation means one round. Okay, so we are going to understand this. What does that mean in a pendulum? Okay, so this is the mean position. Let's say this is position O, and if I pull the pendulum and release it, तो ये इसकी extreme positions हैं A और B. ठीक है, तो pendulum कैसे move करता है? It goes here, then it comes back. It goes here, then it comes back. So basically it's oscillating, right? So one oscillation could be from O to A, that is mean position, to extreme position, then back, then to the other extreme position, and then back. तो मतलब O से A पे गया, वापस आया, फिर B पे गया, फिर वापस आया. That is one oscillation. ठीक है? Or we could look at it A to B and then back to A. एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे गया और फिर वापस आया, या B से गया A पे और फिर वापस B पे आया. So this is one oscillation. ठीक है, राइट? तो अगर एक फुटबॉल फील्ड है तो उसका एक चक्कर काटना, दैट इज वन ऑसिलेशन. सो वन राउंड इज वन ऑसिलेशन. क्लियर है? नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम. दिस कुड बी सेकेंड, दिस कुड बी मिनट. ठीक है, सो एक सेकंड में ये कितने चक्कर काट रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई. लेट्स से ये पेंडुलम एक सेकंड में 4 चक्कर काट रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 4. ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि आप एक मिनट में बैडमिंटन कोर्ट के 2 चक्कर काट रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 2 राउंड्स पर मिनट. ठीक है, राइट? फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है किससे? न्यू. क्या कहते हैं? न्यू. सिंबल क्या है? लाइक दिस. कुछ बुक्स में स्मॉल f भी लिखा हो सकता है. दिस इज कॉल्ड न्यू. और SI यूनिट्स फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं? हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स S-1. ठीक है, राइट? So that is your frequency. Now let's come to the wavelength. ठीक है, wavelength क्या होएगा? wavelength is कि ये जो एक oscillation थी, ठीक है, इसमें कितना distance travel किया. ठीक है, so it is, what is wavelength? Length means distance. wave ने कितना distance travel किया? So distance traveled in one oscillation. ठीक है, so distance traveled by the wave in one oscillation is wavelength. और wavelength को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा. इसको क्या कहते हैं? लैम्डा. ठीक है, और SI यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर्स. क्लियर है? सो वी हैव डन विद फ्रीक्वेंसी एंड वी हैव डन विद, अब हम आते हैं टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर टाइम पीरियड. क्लियर है? सो एंड टेक्निकली जो टाइम पीरियड है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और SI यूनिट्स टाइम पीरियड की क्या होते हैं, सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज केमिस्ट्री में आपको यूज नहीं होगा, ठीक है। बट एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस traveled in any direction, ठीक है। So if I tell you in this diagram what is amplitude, it is OA, ठीक है, या OB, दोनों बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद this term is new, amplitude को किससे डिनोट किया जाता है, A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट किया जाता है न्यू बार। सो व्हाट यू कॉल इट, न्यू और उस पे बार लगी हुई है, न्यू बार, ठीक है। सो न्यू बार इज 1/λ, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन यूनिट लेंथ या 1 मीटर, 1 मीटर में कितने लैम्डा हैं, दैट इज योर वेव नंबर, ओके। एप्लीकेबिलिटी फॉर यू, बोहर थ्योरी में हम एक रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूला में रिडबर्ग ने 1/λ की जगह कॉन्सेप्ट यूज किया है वेव नंबर का। सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स द ओनली एप्लीकेबिलिटी इन अ न्यूमेरिकल एंड ओनली वन फॉर्मूला इज देयर, ठीक है। So I think you can memorize it, ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत important point पे, that is relationship between wavelength and frequency, ठीक है। relationship between lambda and nu, ठीक है। So सबसे पहले you should understand that they are इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। जैसे कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में प्राइस एंड डिमांड, जैसे कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, आप उसको कम खरीदते हो, ठीक है। जैसे अगर एक शैम्पू 1500 रुपये का है तो आप उसको बड़े ध्यान से यूज़ करोगे, यू माइट यूज जस्ट 1 बॉटल और 2 बॉटल्स मैक्सिमम इन अ मंथ। अगर वही 1500 रुपये वाला शैम्पू कल आपको 300 का मिलना शुरू हो जाएगा तो आप हर दूसरे दिन बाउल होगे, ठीक है। तो आपकी कंजम्पशन 2 से 5 शैम्पू हो जाएगी पर मंथ, ठीक है। सो इनवर्स रिलेशनशिप की एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। इसका एक हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स से देयर आर 2 fields. This is a football field. ठीक है, and this is a badminton court. I'm not drawing the courts or anything. I'm just drawing the boundary. ठीक है, इतना फर्क है एक्चुअली इनके साइज में, काफी फर्क होता है। I'm sure you've seen it by now. ठीक है, so there are 2 students, Ram and Shyam, ठीक है। मैं इन दोनों को 10 मिनट्स देती हूँ, ठीक है, एंड आई टेल देम कि इसके चक्कर काटने शुरू करो, ठीक है। सो राम जो है, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, दिस इज लार्ज डिस्टेंस, तो जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं इसके कितने हैं, 2, which is very less, ठीक है। अब जो शाम है, राइट, इसका जो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करना है काफी कम है, सो डिस्टेंस इज वेरी लेस, ठीक है। सो नंबर ऑफ राउंड्स, लेट्स से इसके कितने हो गए, इसने 10 राउंड्स काटे, ठीक है, सो मोर राउंड्स, ठीक है। तो
ज्यादा दूर भागना था तो कितने चक्कर काट पाया राम? 2। शाम को थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना था एक राउंड में तो कितने चक्कर काटे? 10, ज्यादा। सो डिस्टेंस क्या है? लैम्डा, वेवलेंथ। और चक्कर क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ राउंड्स इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। सो व्हेन लैम्डा इज मोर योर फ्रीक्वेंसी इज लेस। अगर एक चक्कर ज्यादा लंबा है तो कितने चक्कर काट पा रहे हो? कम चक्कर काट पा रहे हो। अगर आपका लैम्डा कम है मतलब एक चक्कर का डिस्टेंस कम है तो कितने चक्कर काट पा रहे हो? ज्यादा काट पा रहे हो। तो frequency is more. So lambda and frequency are inversely proportional. ठीक है? और इनकी रिलेशन क्या है? C is lambda mu. ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। जहाँ C क्या है? C is velocity of light. ठीक है? That is 3 into 10 raised to power 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है? इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर है? सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज। नाउ लेट्स कम ऑन टू द वेव थ्योरी। सो नाउ फर्स्टली लेट्स कम टू द फर्स्ट थ्योरी, दैट्स द वेव थ्योरी, right? This has been given by Maxwell. So Maxwell was the first person जिसने बहुत डिटेल्स में ये एक्सप्लेन की थी वेव थ्योरी। ठीक है? मैक्सवेल क्या कहता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है जब वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है, सो एनी चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ऑन एक्सेलरेटिंग releases radiations या एनर्जी continuously, ठीक है, in the form of waves. Got it? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेटेड मोशन में रेडिएशंस या एनर्जी रिलीज करता है continuously in the form of waves. ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो रेडिएशंस हैं क्या हैं? देयर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड associated with these radiations. ठीक है? इस रेडिएशन के साथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही हैं? दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन of propagation of wave. ठीक है? So they are perpendicular to each other and also to the direction of propagation of wave. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है? जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करते हो तो आप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हो, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, these radiations, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक और चीज डाल दो, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है? दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं, they do not need any medium, so they do not need no medium for propagation. इनको मूव करने के लिए
कोई मीडियम नहीं चाहिए। सो लाइट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। बट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, साउंड वेव, ठीक है, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिशन्स का। साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। क्यों नहीं है? इट नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ मटीरियल वेव, ठीक है। अगर आप याद करो छोटी क्लासेस में आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो कि आप एक अलार्म क्लॉक ले लेते हो, उसके ऊपर एक बेल जार रख लेते हो, फिर वैक्यूम से हवा निकाल लेते हो, जब अलार्म बजता है तो आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि बीच में क्या है? वैक्यूम है, ठीक है। सो इट्स नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दे ऑल मूव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस move with the same speed in vacuum, ठीक है। और वो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ meters per second। क्लियर है? सो दिस वाज द वेव थ्योरी, ठीक है। बड़े की एस्पेक्ट्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोपोगेट हो रही है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन रेडिएशंस में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो दिस इज योर मैक्सवेल्स थ्योरी, राइट। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम आ जाता है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो लेट्स क्विकली स्टडी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। So now we are going to study electromagnetic spectrum. ठीक है, क्विकली हम स्पेक्ट्रम वर्ड समझते हैं, ठीक है। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट्स अ बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट इज विबग्योर, बट यू कैन सी हियर, यहाँ तो विबग्योर के अलावा काफी कुछ है, ठीक है। सो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज जब आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वैल्यू की जगह पूरी एक रेंज ऑफ वैल्यूज से डिफाइन कर सकते हो, सो दैट रेंज इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट से राइट में पढ़ो, सो इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations in increasing order of wavelength, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या हुआ आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। इसमें आपको काफी तरह के कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कोई भी जो 4 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो आपको दे देंगे रैंडमली। जैसे अगर आपको दे दिया कि एक रेडिएशन है इंफ्रारेड, एक है यूवी, एक है एक्सरे और एक है आपकी रेड लाइट, ठीक है। इसको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। लेट्स से आपको कहा कि ये 4 तरह की रेडिएशंस हैं और इसको आप अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप अपना स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सो इफ यू सी हियर, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? आपकी
एक्स रेज की है, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है यूवी रेज की, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रेड और फिर आ गया आपका इंफ्रा रेड, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। कैन यू सी हियर, यहाँ मैंने कुछ मार्क किया हुआ है। 10⁻⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अराउंड जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। डायरेक्ट आपको आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। 10⁻10 हर्ट्ज के अराउंड जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव रीजन, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर योर रेडार, ठीक है। अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज के वहाँ रीजन होता है, दैट इज इंफ्रारेड रीजन। इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर वगैरह, ठीक है। एंड 10⁻15 या 10⁻14 दोनों ही इस फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रीजन है दैट इज नोन एज योर विजिबल लाइट रीजन, ठीक है, जिसमें आपका आ गया विबग्योर, ठीक है। दिस हैज टू बी द पैटर्न। वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ है और रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। एंड देन दिस इज यूवी रेडिएशंस एंड ऑनवर्ड्स। तो यूवी रीजन अगेन वेरी लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर इन दीस रेडिएशंस, दे आर हार्मफुल, ठीक है, राइट। और उसके बाद आ जाती हैं आपकी एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। क्लियर है? सो नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वांटम थ्योरी. This is now next is Planck's quantum theory, one of the most important theories that we are going to study, ठीक है। जो प्लैंक था उसका वेव थ्योरी से completely opposite व्यू था। उसने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहा है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस वेव्स, ठीक है। तो जो रेडिएंट एनर्जी है it is discrete, it is discontinuous in the form of packets of energy. तो जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या चार्ज पार्टिकल्स हैं जो वो रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रहे हैं, सो दैट रेडिएंट एनर्जी emitted by the atoms or molecules or charged particles, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल्स कह लो, कैसी होती है रेडिएंट एनर्जी? इट इज डिस्क्रीट, ठीक है, या और आसान लैंग्वेज में इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और पैकेट को हम क्या नाम देते हैं? सो ईच पैकेट of energy is called quantum, ठीक है, तभी हम उसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, राइट। और लाइट एनर्जी के लिए इस क्वांटम को स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज फोटॉन। सो व्हाट इज फोटॉन? इट इज अ पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिल्कुल ही ऑपोजिट है वेव थ्योरी के। ये क्या कहती है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल हैं वो जो रेडिएंट एनर्जी एमिट करते हैं वो रेडिएंट एनर्जी कॉन्टिन्यूस वेव लाइक नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? क्वांटम। और लाइट एनर्जी के पैकेट को कहते हैं फोटॉन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of light. So the energy is directly proportional to the frequency. इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होएगी उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होएगी, ठीक है। दैट मीन्स जो आपकी वायलेट है उसकी हायर फ्रीक्वेंसी है, इट हैज मोर एनर्जी देन रेड कलर विच हैज लोअर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है। सो और E इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे H क्या है? H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। जेई में भी आया हुआ है, एनडीए में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट।
तीसरी चीज वो क्या कहता है कि किसी भी जो रेडिएंट एनर्जी है उसमें एनर्जी क्या होएगी, उसमें एनर्जी होएगी NH-nu, मतलब या एक पैकेट होएगी या दो पैकेट होएगी या तीन पैकेट होएगी या चार पैकेट होएगी, सो ऑन, इट विल नॉट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, तो जहाँ n क्या है आपका 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ रेडिएशन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h-nu। क्लियर है? सो दिस इज योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझाया। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। छोटी सी चीज और नोट कीजिए, ये जो E इक्वल्स टू h-nu है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे इससे पहले आपने आज क्या फॉर्मूला किया था, C इज लैम्डा न्यू, तो ये फॉर्मूला सब बड़े हाईलाइट करके रखिए, या हम इसको hc ओवर लैम्डा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था C इज लैम्डा न्यू, तो न्यू क्या हो गया, C ओवर लैम्डा, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जस्टिफिकेशन कैसे दी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं आपका वेबक्यूर। रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, दैट मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, ये है आपकी मिनिमम वेवलेंथ, दैट मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो जब आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, ठीक है, तो शुरू में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा था। ठीक है, तो उसने जब थोड़ी हीट एब्जॉर्ब की, तो जब थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो एमिट भी वो थोड़ी करेगी, दैट मीन्स लेसर एनर्जी मीन्स लाइट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी विल बी एमिटेड। जब उसको आप और हीट करते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे वो हीट अप होती जाएगी तो वो और ज्यादा हायर एनर्जी की लाइट एमिट करेगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ज्यादा एमिट करेगी, दैट मीन्स लाइट ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। तो जब आप लोहे को हीट करते हो तो वो पेल रेड सा होता है, फिर वो येलो सा हो जाता है। ठीक है, और जब वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है तो वो ब्लू कलर का दिखना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स जब वो कम हीट अप था, मतलब उसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो उसने लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट की। तो जैसे जैसे वो और ज्यादा एनर्जी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो और हायर फ्रीक्वेंसी की या ज्यादा एनर्जी की लाइट एमिट करेगा। सो बेसिकली यू आर मूविंग इन वेवग्यूर फ्रॉम द रेड कलर व्हिच हैज लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी टू द ब्लू फैमिली, दैट इज द ब्लू इंडिगो वायलेट कलर्स, ठीक है, व्हिच हैव हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एनर्जी। तो कोई भी ब्लैक बॉडी है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो किस तरह मूव करती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड से वायलेट की तरफ मूव करती है, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है, दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस ऑर्डर इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि जब आप एक ब्लैक बॉडी को हीट करते हो तो वो कलर क्यों चेंज करता है, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन एज यू कैन सी बिटवीन द कलर्स एंड द फ्रीक्वेंसी। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, जैसे जैसे हीट कर रहे हो तो वो हायर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसी की ही एनर्जी एमिट कर रहा है। हायर फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद द ब्लू फैमिली कलर, लोअर फ्रीक्वेंसी विद द रेड फैमिली कलर, तो इसलिए उसका रेड फैमिली से कलर शिफ्ट होके कहाँ चला गया, ब्लू फैमिली में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज emission of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency is thrown on it। ठीक है, सो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ मेटल सरफेस और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है। ठीक है, ये किस तरह एग्जिस्ट करेगा? इट्स गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ कैटायन। मेटल कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल की फॉर्म क्या होती है? इट इज एग्जिस्टिंग एज अ पॉजिटिव कैटायन नोन एज कर्नल और उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाम के फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज यू वॉन्ट सी देम मूविंग एनीवेयर। क्यों? बिकॉज दे आर बाउंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल कर्नल एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस पे लाइट उस फ्रीक्वेंसी की फेंकूं जिसकी एनर्जी जो है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या एनर्जी है जिसने इनको जोड़ रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस जो एनर्जी है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़े हुए हैं, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव? ठीक है, तो ये जो मेटल कैटायन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जुड़े हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इफ माय लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी व्हिच हैज एन एनर्जी व्हिच इज ग्रेटर देन दिस बाइंडिंग एनर्जी, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग पाएगा। तो मतलब जितनी जोर से ये इलेक्ट्रॉन इस पे चिपका हुआ है, मुझे उससे ज्यादा जोर से इसको खींचना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, सो लेट्स से ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी है, इट इज ई नॉट। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो इसको हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? ई नॉट इज गोइंग टू बी एच न्यू नॉट। एच तो कांस्टेंट है, तो ये किस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है? दैट इज न्यू नॉट। सो दिस न्यू नॉट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी कह लो, एक और नाम होता है इसका, वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा। तीनों एक ही चीज है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, लेट्स से दैट इज न्यू नॉट। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस पे लाइट फेंकती हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, तो तभी उसकी एनर्जी ई नॉट से ज्यादा होगी, तो तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां से भाग पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होएगा? जब मैंने इस पे ई जूल्स की एनर्जी इसके ऊपर लाइट फेंकी जिसकी एनर्जी थी ई जूल्स, तो वो उसमें से जो ई नॉट एनर्जी है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी है, उतनी एनर्जी यूज कर लेगा फ्री होने के लिए इस सरफेस से या ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और जो बाकी एनर्जी है, बची हुई रेजिडुअल एनर्जी, it is going to be converted into kinetic energy of this electron। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उस काइनेटिक एनर्जी से भाग जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ई नॉट इज 12 जूल्स। ठीक है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, और जो मैंने इस पे लाइट फेंकी, लेट्स से उसकी एनर्जी थी 20 जूल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो बाकी एनर्जी है 8 जूल्स, उसने 12 जूल्स तो यूज कर ली अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। जो 8 जूल्स थी वो इसने किस लिए यूज कर ली? भागने के लिए। ठीक है, सो इससे फॉर्मूला बन गया एच न्यू दैट इज ई माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम क्या है आपका? मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से भाग रहा है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और साथ ही में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रब दिस डायग्राम एंड लेट्स लुक एट दोज ऑब्जर्वेशंस। So what are those observations? Number 1, only when light of frequency greater than threshold frequency is thrown on the metal surface, only then emission of electrons, free electrons takes place, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो एमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा मैं फ्रीक्वेंसी की लाइट बढ़ाती जाऊंगी, जितनी बड़ी ई की वैल्यू होती जाएगी, उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल होएगी इलेक्ट्रॉन के पास भागने के लिए। अगर नहीं समझ आया तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल पे ही आ जाते हैं। लेट्स से कि योर ई नॉट वॉज 12 जूल्स, ठीक है। तो अगर मैं उस पे ई जो है, ठीक है, अगर ई जूल्स ऑफ एनर्जी फेंकती हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स से v, लेट्स से द फ्रीक्वेंसी इज म्यू और एनर्जी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग e है, एंड लेट्स से दिस इज 20 जूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई उसकी 8 जूल्स। अब अगर मैं इससे हायर फ्रीक्वेंसी ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फेंकती हूँ, एंड आई नो ν1 इज ग्रेटर देन म्यू विच इज फर्दर ग्रेटर देन ν0, तो जब मैं इस पे ν1 फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकती हूँ तो उसकी एनर्जी E1 है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन E। तो लेट्स से इसकी एनर्जी है 30 जूल्स, ठीक है। तो अब मेरे पास कितनी, उसने यूज तो सिर्फ 12 जूल्स ही करनी है इलेक्ट्रॉन ने एमिट होने के लिए, तो अब उसके पास कितनी बच गई, उसके पास 18 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की मैं उस पर लाइट डालूंगी उस लाइट में उतनी एनर्जी होएगी, लेकिन एमिट होने के लिए तो वो फिक्स्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए E0, तो बाकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ एक ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो जब ऐसे ये ग्राफ बनेगा, सो दिस इज ν0, तो जब ν0 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होएगी तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विल हैव सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू मूव, सो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, that number of electrons emitted per unit area, ठीक है, do not depend upon frequency, they depend on intensity of light, ठीक है। तो once the frequency of light is greater than threshold frequency, only then the emission will take। अब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, that will depend upon कि कितने ज्यादा एरिया पे लाइट पड़ रही है। कम एरिया पे पड़ेगी मतलब इंटेंसिटी कम है, ठीक है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ज्यादा अगर एरिया पे पड़ेगी मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। सो दिस फिनिशेस टुडेज वीडियो लेक्चर ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, please go through this video very carefully. So in the next video we are going to do numericals related to whatever we have covered in this video. ठीक है, stay safe, thank you.